बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी में हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। इसके 4 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 5 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट 4 जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ और स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ क्लियर की हुई थी। इनके कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसका टॉपिक आप लोगों के इस यूनिट का लास्ट ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ पे है। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ किसे कहते हैं? अ वेरिएबल विच हेल्प टू मेजर चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द हेल्थ इंडिकेटर्स आर डिफाइंड एज दोज वेरिएबल्स विच मेजर्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। हेल्थ के इंडिकेटर्स को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी के लोगों की या इंडिविजुअल्स की हेल्थ स्टेटस को मेजर करती हैं। यानी ये वो वेरिएबल होते हैं जो कि हेल्थ स्टेटस में जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को मेजर करते हैं, या तो डायरेक्टली मेजर करते हैं या फिर इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। अब डायरेक्टली किस तरीके से मेजर करेंगे, इनडायरेक्टली किस तरीके से मेजर करेंगे, इनको वेरिएबल क्यों कहा जाता है? वेरिएबल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं, चेंज होते हैं, इसीलिए इनको वेरिएबल कहा गया हुआ है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इस तरह करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोर्टिलिटी रेट को देख लें। अगर हम नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं तो नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट हमें क्या बताती हैं? हमें बताती हैं कि एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर कितने नियोनेट्स की डेथ काज हुई, और ये जो जितने नियोनेट्स की डेथ काज हुई है, डेथ का हमें पता चल जाता है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि उनके हेल्थ के इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ काज हुई। तो ये हमें डायरेक्टली उनके हेल्थ स्टेटस का पता चल जाता है कि उनकी हेल्थ स्टेटस ख़राब थी, उस वजह से उनकी इतनी ज़्यादा डेथ रेट जो है वो हमारे सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा किसी भी पॉपुलेशन की अगर आप लिटरेसी रेट देख ले, लिटरेसी रेट क्या होती है? लिटरेसी रेट मीन्स कि उस पॉपुलेशन में कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं। तो अगर हमारे सामने एक ऐसी रीडिंग आ गई कि जिस रीडिंग में हमें पता चल रहा है, जिसको देख के कि उस पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग जो है वो इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एजुकेशन एक्सेस नहीं है, तो उस लिटरेसी रेट को देख के हम मालूम कर सकते हैं कि अगर लिटरेसी रेट किसी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा लो है, उसमें लोग ज़्यादा अनपढ़ है, तो मींस कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन जो कि जिसमें लिटरेसी रेट हाई है, जिसमें लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन की एक्सेस जिनको है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो होते हैं ये हमें इनडायरेक्टली हेल्थ स्टेटस का बताते हैं। अब हम देख रहे हैं पढ़ाई लिखाई के रेट को, लेकिन हमें उसको देख के पता चल रहा है कि इनकी हेल्थ स्टेटस क्या होगी। तो ऐसे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली हमें इंडिकेट करते हैं। और मोर्टिलिटी रेट का जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये डायरेक्टली हमें जो है वो उन बच्चों के हेल्थ को इंडिकेट करने में मदद देती हैं। देखें, अब इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स हैं। मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स यानी ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जो कि डेथ रेट हमें बताती हैं, जिसमें क्रूड डेथ रेट हैं। क्रूड डेथ रेट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये डेथ नंबर ऑफ डेथ्स जो होते हैं, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, एक पॉपुलेशन में ड्यूरिंग द ईयर जितने नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं उनकी अगर हम रेशो ले लें तो ये रेशो हमें बताएगी कि एक साल के अंदर एक पॉपुलेशन में कितने लोग जो है वो एवरेज वो लोग हैं कितने, और उन लोगों में एक साल के अंदर डेथ जो है वो कितने लोगों की हुई है, इसका हमें पता चल जाएगा, जिसको हम कहते हैं वो एक मोर्टिलिटी इंडिकेटर है, जिसको हम क्रूड डेथ रेट कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मीन्स के द नंबर ऑफ द ईयर ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव।
यानी एक इंसान का जितना उम्र होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा इतना उम्र जो है ये गुजार सकता है, तो ये देखी जाती है। स्टूडेंट्स एवरेज निकाले जाते हैं, एस्टिमेट किए जाते हैं एवरेज ईयर्स को, कि एक ख़ास पॉपुलेशन ग्रुप ले लेते हैं और उस पॉपुलेशन में लोग देखते हैं कि लोग जब मरते हैं तो उनकी एज कितनी होती हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों की जिनकी डेथ होती है उनकी एज जो है वो मैच करती होगी, वो फिर एवरेज होंगे। जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को देखें तो वो 67 ईयर्स है। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के अंदर जिनकी डेथ होती हैं तो वो 67 ईयर्स के होते हैं। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है ये भी एक मोर्टेलिटी इंडिकेटर है। इससे हमें पता चल जाती है कि एक ख़ास पॉपुलेशन के अंदर उनकी एवरेज उम्र जो है वो कितनी हो सकती है, एवरेज वो कितना उम्र जो है वो गुजार सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि जिसमें हमें इन्फेंट का पता चल जाता है कि इन्फेंसी में कितने डेथ जो है वो काज होते हैं एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में अक्सर हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मालूम करते हैं कि 5 ईयर्स से पहले के जो जितने भी बच्चे हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट कितनी होती हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हम देखते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कह लें, रेट कह लें, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक वुमेन जो कि जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी कितनी उनकी डेथ होती हैं, एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर उनकी कितनी डेथ काज होती हैं, कितने प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ काज होती हैं, ये इसमें हम देखते हैं। डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी है। डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी कहते हैं कि किसी ख़ास स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से जो डेथ काज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पता करें कि पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रोस्टेटिक कैंसर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, तो इसकी वजह से कितनी डेथ काज होती है, तो ये कहलाएगी डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी। किसी ख़ास डिजीज़ को हम ले लेते हैं और उसकी वजह से कितनी मोर्टेलिटी काज होती है वो हम पता कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? इसमें हम ये देखते हैं कि किसी ख़ास ऑक्यूपेशन के अंदर कितने लोगों की जो है वो डेथ हो रही है और डेथ की वजह जो है वो कोई एक कॉमन प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक पॉपुलेशन ग्रुप हम ले लेते हैं, उसमें सेम ऑक्यूपेशन के लोगों को हम ले लेते हैं और उन सेम ऑक्यूपेशन के लोगों को लेके फिर हम देखते हैं कि इसमें कितने लोगों की डेथ जो है वो सुसाइड की वजह से होती हैं। सुसाइड जो कि एक प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी का, उन लोगों में सेम ऑक्यूपेशन के लोगों में कितने लोगों की डेथ जो है वो इस सुसाइड की वजह से हो रही है। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा एक ऑक्यूपेशन के अंदर ज़्यादा लोगों की डेथ सुसाइड की वजह से मिलती हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि शायद इस एक ऑक्यूपेशन में इस तरह कोई मसला है, इस तरह कोई जहनी दबाव है कि जिसकी वजह से इस ऑक्यूपेशन के लोगों में सुसाइड की रेट जो है वो ज़्यादा है, तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। इसके अलावा मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स हैं। मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स जो कि डिज़ीज़ को इंडिकेट करती हैं कि लोगों में बीमारियां कितनी हैं। इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस रेट इसमें है। इंसिडेंस रेट में किसी भी डिज़ीज़ का इंसिडेंस जब हम देखते हैं तो उस डिज़ीज़ के जो न्यू केसेस आते हैं उनको हम इंसिडेंस में वो शामिल होते हैं, और प्रिवलेंस में एक ख़ास पॉपुलेशन के अंदर एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर जो न्यू केसेस होते हैं और ओल्ड केसेस होते हैं दोनों जो है वो शामिल होती हैं, ओल्ड केसेस और न्यू केसेस दोनों। लेकिन इंसिडेंस में जो जितने भी न्यू केसेस होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। ओपीडी अटेंडेंस रेट। ओपीडी अटेंडेंस रेट से हमें पता चल जाता है मोर्बिडिटीज़ का कि ओपीडी कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, ओपीडी वो अटेंड कर रहे हैं। एडमिशन, रीएडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट। ज़ाहिरी सी बात है कि पेशेंट्स के हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन, फिर उनकी रीएडमिशन, फिर उनके डिस्चार्ज, कितने वक्त वो गुजार चुके हैं हॉस्पिटल में। देखिए ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल एंड स्पेल्स ऑफ सिकनेस आर एब्सेंस फ्राम वर्क और स्कूल। और सिकनेस स्पेल हम देखते हैं। स्पेल जो है स्टूडेंट्स, स्पेल यहाँ पे स्पेल जो है यानी उनकी जो कंटिन्यूस स्टे है उन पेशेंट की हॉस्पिटल बेड पे, तो उसको यहाँ पे स्पेल कहा जाता है कि उनकी सिकनेस की स्पेल कितनी है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में उनकी ड्यूरेशन, हॉस्पिटल बेड पे कंटिन्यूस ड्यूरेशन उनकी कितनी हुई है। या फिर हम ये देखते हैं कि उनके अब किसी सिकनेस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अपने स्कूल या उनके जो काम है, ऑक्यूपेशन वगैरह है, उससे वो कितने वक्त जो है वो एब्सेंट रह चुके हैं। जितना ज़्यादा वक्त एब्सेंट रह चुका होगा उससे हम पता चल जाएगा कि मोर्बिडिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में
चलती हैं। उनको जब हम देखते हैं तो हमें न्यूट्रिशन का पता चल जाता है कि चिल्ड्रंस में, एडल्ट्स में भी हम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चिल्ड्रंस में कि उनके ग्रोथ वगैरह को देखने के लिए हम उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करते हैं, जिसमें हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो है वो प्री स्कूल चिल्ड्रन की करते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो है ये नॉन इन्वेसिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होते हैं बॉडी के। CDC वाले जो है सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, इनके मुताबिक इनका ये कहना है कि ये जो एंथ्रोपोमेट्री होती है इसकी वजह से एडल्ट्स की भी और बच्चों की भी न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है वो सही तरीके से होती हैं। इस मेजरमेंट के अंदर हम उनके हाइट को, वेट को, उनके BMI, उनकी बॉडी सरकमफेरेंस जो है जिसमें हम आर्म, वेस्ट और ये हिप और कल्फ है इनकी हम मेजरमेंट करते हैं, सरकमफेरेंस की मेजरमेंट करते हैं। वेस्ट हिप रेशियो हम देखते हैं, एल्बो की एम्पलीट्यूड हम देखते हैं, नी हील लेंथ हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आती हैं। इन सबको मेजर करने के थ्रू हमें ये पता चल जाता है हेल्थ की कि यानी ये बच्चे जो है इनकी अगर मेजरमेंट हमारे पास नॉर्मल के मुताबिक आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि इनकी नॉर्मल ग्रोथ जो है वो चल रही है इनकी। और एडल्ट्स में हम इसके थ्रू ये भी देखते हैं कि एडल्ट्स की नॉर्मल वेट जो है उसको हम मालूम करते हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है, इसके थ्रू हम हेल्थ को इंडिकेट कर सकते हैं। प्रिवेलेंस ऑफ लो बर्थ वेट एक्सेट्रा। प्रिवेलेंस ऑफ लो बर्थ वेट हम देखते हैं कि कितने बच्चे जो है वो लो बर्थ वेट के पैदा हो रहे हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है उसके लिए भी कुछ इंडिकेटर्स है जिसमें डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो कि कितना पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के लिए कितने डॉक्टर्स हैं। बेड नर्स रेशो, हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर कितने बेड है और पर बेड नर्स की रेशो कितनी है। पॉपुलेशन बेड रेशो, पॉपुलेशन कितनी है, अगर वो बीमार पड़ जाती हैं, खुदा न खास्ता कोई एपिडेमिक होता है उस पॉपुलेशन में तो वो बेड उनके लिए काफ़ी होते हैं या नहीं, इसीलिए हम पॉपुलेशन बेड रेशो देखते हैं। पॉपुलेशन पर हेल्थ फैसिलिटी हम देखते हैं कि लोग जो है हेल्थ फैसिलिटी को कितना यूज़ करते हैं, हेल्थ सर्विसेज को कितना यूज़ करते हैं, किस रेट से यूज़ करते हैं। यूटिलाइजेशन रेट। देखिए यूटिलाइजेशन रेट मींस कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो फिर यूज़ कितने हो रहे हैं। इम्यूनाइजेशन कवरेज देखते हैं हम इसमें कि कितने लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। एंटीनेटल केयर कवरेज हम देखते हैं कि जो एंटीनेटल केयर है कितने प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एंटीनेटल केयर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटल डिलीवरी हम देखते हैं, हॉस्पिटल के अंदर कितने बच्चों की डिलीवरी होती हैं। कंट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट हम देखते हैं कितने लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं। बेड ऑक्यूपेंसी रेट हम देखते हैं, बेड ऑक्यूपेंसी रेट्स BOR जिसे कहा जाता है, ये इसमें हम ये देखते हैं कि एक कितने मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड कैपेसिटी हैं, कितने लोग जो है उनको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी बेड कैपेसिटी कितनी है एक हॉस्पिटल के अंदर, इसको बेड ऑक्यूपेंसी रेट कहा जाता है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल के हॉस्पिटल में एवरेज कितने लोग जो है वो कितने दिनों तक रहते हैं, कितना लेंथी स्टे होता है। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। सोशल और मेंटल हेल्थ के भी कुछ इंडिकेटर्स है जिसमें रेट्स ऑफ सुसाइड हम देखते हैं कि रेट्स ऑफ सुसाइड कितनी है जिससे हमें सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का पता चल जाता है लोगों का। वॉयलेंस रेट हम देखते हैं, क्राइम्स देखते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के रेट्स हम देखते हैं, ड्रग एब्यूज़र्स को हम देखते हैं, उनका पता लगाते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब के रेट्स हम पता करते हैं। एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स जो कि एनवायरनमेंट को इंडिकेट करती हैं, जिसमें हम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम देखते हैं कि कितने प्रोपोर्शन में लोग जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको एक्सेस है, उनको मिलती हैं। इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी कितनी है, लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन कितनी है, वाटर पोल्यूशन कितनी है, नॉइज़ पोल्यूशन कितनी है, इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट कैसी हैं। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिससे हम सोशली जितने भी उनके फैसिलिटीज़ है, इकोनॉमिक उनकी इकोनॉमी जो है उसको हम इंडिकेट कर लेते हैं, उसका हम पता लगा लेते हैं कि किसी पॉपुलेशन की सोशियो इकोनॉमिक हालत जो है वो कैसी है। इसमें हम रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ को देखते हैं कि कितने उनकी आबादी इंक्रीज़ हो रही है। पर कैपिटा GNP को हम देखते हैं, GNP मींस के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसको हम देखते हैं। पर कैपिटा GNP कहा जाता है जो टोटल वैल्यू होती है, जितने भी सामान, जितने भी सर्विसेज जो है वो एक कंट्री के अंदर एक साल में जितने भी सामान, जितने भी सर्विसेज, जितने भी चीज़ें जो है वो
यूज़ होती हैं और उसमें पैदा होती हैं, और बाहर के जो इन्वेस्टमेंट है उनको भी शामिल करके कितनी सर्विसेज जो है, कितने सामान जो है एक मुल्क में एक साल के अंदर पैदा होते हैं, और फिर उसको हम डिवाइड करते हैं उस मुल्क के पॉपुलेशन के साथ कि उस मुल्क की आबादी कितनी है, कितने उसमें प्रोडक्ट्स है और कितनी उसकी आबादी है। उन प्रोडक्ट्स को सबको जमा करके फिर आबादी के साथ हम डिवाइड कर लेते हैं, और जो वैल्यू हमें मिलती है तो उसे हम पर कैपिटा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हम कहते हैं। इसके अलावा हम डिपेंडेंसी रेशो को देखते हैं। डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं कि जिसमें हम जितने भी डिपेंडेंट एज के लोग हैं उनको पता लगाते हैं। एक ख़ास पॉपुलेशन ग्रुप लेते हैं, उस पॉपुलेशन में हम जितने लोगों की एज 14 साल से कम है और जितने लोगों की एज 65 ईयर्स से ज़्यादा हैं उनके नंबर का पता लगाते हैं कि वो कितने लोग हैं, और फिर हम क्या करते हैं उसको कंपेयर करते हैं 15 साल से लेके 64 साल तक के लोगों के साथ। इससे पता चल जाता है, ये जो हमारे साथ जितने भी ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर आ जाती है डिपेंडेंसी रेशो का, इससे पता चल जाता है कि कितने लोग जो है वो नॉन वर्किंग एज लोग हैं इस एक ख़ास पॉपुलेशन में, और कितने लोग जो है वो वर्किंग एज के हैं। यानी 65 से बड़े उम्र के लोग और 14 ईयर्स से छोटे उम्र के लोग, ये जितने भी हो गए तो ये नॉन वर्किंग एज के लोग हैं, और 15 से लेके 64 ईयर्स तक के जो लोग हैं ये वर्किंग एज के लोग हैं। तो इससे हमें पता चल जाती है कि वर्किंग एज के लोग ज़्यादा है या फिर डिपेंडेंट जो लोग हैं ये ज़्यादा है, नॉन वर्किंग लोग। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है एक ख़ास पॉपुलेशन के अंदर। लिटरेसी रेट हम देखते हैं कि कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं। फैमिली साइज़ हम देखते हैं एक सोसाइटी के पॉपुलेशन के। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का जो यूनिट है, यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उनका कहना था कि किसी टीचर ने अपने यूट्यूब वीडियो लेक्चर के अंदर ये कहा हुआ है कि प्रेगनेंसी जो है वो सिकनेस की एग्ज़ाम्पल है। तो मैंने कहा था कि सिकनेस की एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, तो जितने भी कॉमन इलनेसेस है तो वो सिकनेस की एग्ज़ाम्पल है। तमाम वो डिजीज़ जिनकी वजह से अगर एक इंसान जो है अपना सोशली वो अपना रोल जो है नहीं परफॉर्म कर पाता, सोशली जब वो डिसफंक्शन हो जाता है तो फिर वो सिकनेस के कंडीशन में चला जाता है। और वो स्टूडेंट कह रहा था कि कोई टीचर जो है वो कह रहा है कि प्रेगनेंसी जो है वो सिकनेस की एग्ज़ाम्पल है। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत समझाया भी था, लेकिन फिर भी उनको क्लियर नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि उसको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू क्लियर कर दूँ। तो ये इस तरह है कि प्रेगनेंसी जो है वो सिकनेस की एग्ज़ाम्पल नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर वुमेन हेल्थी वुमेन है तो फिर वो अपने सारे सोशल रोल्स जो है उनके साथ साथ अपने प्रेगनेंसी को भी मेंटेन रह सकता है, और नॉर्मली उसकी डिलीवरी भी हो जाती है। और उनके सोशल रोल को जब वो परफॉर्म करता है तो उससे उसके प्रेगनेंसी में मज़ीद उसको जो है वो उसकी सेहत के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसकी वो फिज़िकली रहती है। फिज़िकली एक्टिव रहने की वजह से उसकी डिलीवरी जो है वो भी ईज़िली हो जाती है और उसको बहुत सारे इसके हेल्थ फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे वो जो टीचर का वो स्टूडेंट बता रहा था कि टीचर ने बोला है, तो टीचर भी गलत नहीं है, क्योंकि जिस टीचर ने बोला है तो उसने इस सेंस में बोला है कि कुछ ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं, कुछ मुआशरे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जो प्रेगनेंसी है इसको वो बीमारी तस्वुर करते हैं। कुछ ऐसे मुआशरे होते हैं कि जब वहाँ पे ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर वो उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाहर जाने भी नहीं देते और कहते हैं कि तुम अंदर रहो, तुम जो है बाहर नहीं निकल सकती, बच्चे को बला लग जाएगी और पता नहीं क्या क्या। इस तरह वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको अपने जो जितने भी सोशल उसके फंक्शन है वो करने नहीं देते हैं। तो उस टाइम जब एक ट्रेडिशन की वजह से प्रेगनेंसी को इस तरह तस्वुर किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन किए जाते हैं और एक वुमेन को उसके सोशल फंक्शंस परफॉर्म करने नहीं दिए जाते हैं, तब वहाँ पे उस ट्रेडिशन के अंदर हम कह सकते हैं कि सिकनेस की एग्ज़ाम्पल जो है वहाँ पे प्रेगनेंसी है। तो इस पर मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो सर्च भी किया, तो उससे भी मुझे ये मालूम हुई कि कुछ ट्रेडिशंस, बहुत कम ट्रेडिशंस ऐसे हैं कि जिसके अंदर प्रेगनेंसी को सिकनेस माना जाता है, लेकिन एक्चुअली प्रेगनेंसी जो है कोई सिकनेस नहीं है, सिकनेस की एग्जाम्पल नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ आ गया है और ये यूनिट भी समझ आ गया है। फिर भी इस यूनिट के अंदर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों के कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों के क्वेश्चंस का भी आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।